नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिजिनाइजेशन इन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, यूपीएससी मेन पेपर 4 जीएस 3 मॉड्यूल टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने इस वीडियो से पहले इंडिजिनाइजेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर डिस्कस किया था। ये उसी में एक सीरीज है, लगातार हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि भारत में इंडिजिनाइजेशन अलग अलग सेक्टर में जो हो रहे हैं वो हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो के बारे में और आप एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा तात्पर्य यही है कि वो सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी बहुत गहनता के साथ कर रहे हैं, उनको वे डाटा, वो उनको इम्पोर्टेंट मटेरियल मिले जिससे कि उनके एग्जाम में उनको वो हेल्प मिल सके। तो एग्जैक्टली ये जो सीरीज है ये हम लोग बात कर रहे हैं देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, इसमें फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आईटी एंड बीपीएम, लेदर, मीडिया एंटरटेनमेंट, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड एंड हाईवेज, स्पेस, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस। इन सब में भारत जो मेक इन इंडिया के तहत या भारत निर्माण के तहत, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम चीजों को यहाँ पर समझ पाएंगे। ये हमारे पेपर 4th और जनरल स्टडीज के 3rd पेपर में टेक्नोलॉजी पोर्शन का इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से लिया गया ये टॉपिक है। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल अवयव यानी कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। इसमें भारत किस प्रकार से इंडिजिनाइजेशन कर रहा है और निवेश के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप है। तो इससे क्या होगा, लोगों का निवेश करने में मन बनेगा, लोग निवेश करेंगे तो उससे हमारा जो है वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी में व्यापक रूप से हम वृद्धि कर पाएंगे। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग कई क्षेत्रों में अग्रणी है, मुख्य रूप से यात्री कारों, उपयोगिता वाहनों, वैन और दोपहिया वाहनों में। भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो बाजार के 2026 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जहां वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान उद्योग की जो चक्रवृद्धि वार्षिक दर रही है वो आपका 13% के आसपास रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ 18 से 19 में आफ्टर मार्केट, 17-18 में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 9.6% बढ़कर 10.1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट सेगमेंट के 2026 तक 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि 17-18 में 9.2 बिलियन से लेकर के वर्तमान में 9.6% बढ़ करके 10 मिलियन डॉलर हो गया। 26 तक इसको 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में ऑटोमोबाइल की जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कार या कोई भी ऑटोमोबाइल है उसके बनाने में किन किन उपकरणों की, कल कारखानों की, कल पुर्जों की आवश्यकता होती है। तो भारत में कारपोरेट जो कंपोनेंट उद्योग है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में आता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो मूल उपकरण निर्माताओं को संदर्भित करता है, यानी कि जो मेन जो उपकरण बनाते हैं और उच्च मूल्य वाले सटीक उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है। जबकि
अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है में सेवाओं को पूरा करने वाले कम मूल्य वाले उत्पादन को इसमें शामिल किया गया है। भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग के विभिन्न उपक्षेत्र जैसे इंजन के पुर्जे, ड्राइव ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग पार्ट्स, बॉडी और चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पार्ट्स, उपकरण, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और अन्य जैसे फैन बेल्ट, डाई कास्टिंग और सीट मेटल पार्ट्स, ये सारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इनको भारत इंडिजिनाइजेशन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने में प्रयासरत है। इसके लिए एफडीआई नीति क्या कहती है कि भारत में जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग है, इसमें स्वचालित मार्ग से ऑटोमेटेड डायरेक्शंस के तहत, रूट के तहत 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई है, जो सभी लागू नियमों और कानूनों के अधीन रहेगी। अप्रैल 2000 से जून 2021 यानी 21 साल की अवधि के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग में संचयी एफडीआई इक्विटी का प्रवाह 30,513.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ये सभी क्षेत्रों से प्राप्त कुल एफडीआई प्रवाह का 5.58% है, यानी कि जितने क्षेत्रों में एफडीआई आया है उसका 5.58% जो है वो आपका ऑटोमोबाइल उद्योग में आया है। 21 साल में 30,513.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो एफडीआई भारत में किया गया है। अगर हम विकास चालक की बात करते हैं, सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 संशोधन 20 अक्टूबर 2020 को ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स यानी घटकों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। बीएचईएल ने मध्य प्रदेश के बीना में राष्ट्रीय उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला, नेशनल हाई पावर आपका जो लेबोरेटरी, टेस्ट लेबोरेटरी जो है में बीना में बनाया गया है। भारत के उच्चतम रेटिंग 500 MVA 400 220 30 kV ऑटो ट्रांसफार्मर का सफलतापूर्वक निर्माण और उसका परीक्षण भी किया गया है, जो वैश्विक ट्रांसफार्मर उद्योग में एक नया बेंचमार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के बीना में नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी में सफलतापूर्वक इस उच्चतम रेटिंग 500 MVA ट्रांसफार्मर का परीक्षण किया गया है। निर्माण करने के बाद उसका परीक्षण किया गया है, जो विश्व ट्रांसफार्मर उद्योग में एक नया बेंचमार्क की तरह काम कर रहा है। और अगर आंकड़ों की बात करते हैं, भारत के जीडीपी में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग का योगदान 2026 तक 5% से 7% तक होगा। भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान देता है। लगभग 1.5 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 मिलियन अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग में अभी कार्यरत हैं। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 26 तक 3.2 मिलियन को प्रत्यक्ष वृद्धिशील रोजगार प्रदान करने के लिए ऑटोमेटेड मिशन प्लान में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 25 से 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग इंजीनियरिंग, विनिर्माण और वाहनों और घटकों के निर्माण में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से एक होगा। भारतीय मूल उपकरण निर्माताओं का आकार 11.7 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 80.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। 15 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ ऑटो कंपोनेंट उद्योग का आकार 57 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष घोषणाएं की गई हैं। जैसे 9 अगस्त 2021 को भारी उद्योग मंत्रालय के तहत EESL और CESL द्वारा तैनाती के तहत 49 शहरों में 160 से अधिक केंद्र
और राज्य सरकारों के विभागों में 1590 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए गए। 2021 में 29 जून को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने इंदौर में, ध्यान रखिएगा, नाइट्रॉक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। नाइट्रॉक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नाइट्रॉक्स दुपहिया वाहनों से लेकर भारी इलेक्ट्रिक ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए स्टॉप समाधान की तरह काम करेगा। तो ये नाइट्रॉक्स हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण किया गया है, जो दुनिया का सबसे लंबा ट्रैक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं 22 जनवरी 2021 को विद्युत उपकरण गुणवत्ता नियंत्रक आदेश 2020 विद्युत उपकरणों के गुणवत्ता रखरखाव पर काम करने के लिए प्राधिकरण को प्रमाणित करने और लागू करने के लिए किया गया है। 11 नवंबर 2020 को माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 22 संसदीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया। 2 हस्तक्षेप के माध्यम से कैपिटल गुड्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर को एक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था और $1 ट्रिलियन विनिर्माण क्षेत्र प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में मदद करता है। यानी कि हम 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पाने के लिए इस क्षेत्र में हमको पूरा जोर लगाना होगा। निवेश करने के कारणों पर अगर हम बात करें कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के क्षेत्र में निवेश करने के प्रमुख कारण क्या हैं, तो बढ़ी हुई क्रय शक्ति, बड़े घरेलू बाजार और बुनियादी ढांचे में लगातार बढ़ते विकास के साथ एक स्थिर सरकारी ढांचे ने भारत को निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य बना दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप मेंस ले सकते हैं कि निवेश करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक बढ़ी हुई क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो, बड़े घरेलू बाजार की आवश्यकता हो और बुनियादी ढांचे में लगातार विकास हो रहा हो और स्थिर सरकार ढांचा हो। ये चारों चीजें भारत में इस समय काम कर रही हैं, इसीलिए ये अनुकूल परिस्थितियों में निवेश का प्रमुख कारण बनता है। वहीं भारत ऑटो कलपुर्जों की सोर्सिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यानी कि भारत में जो ऑटो कलपुर्जे हैं उनकी सोर्सिंग करने के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। आसियान हो, जापान हो, कोरिया हो, यूरोप हो, जो प्रमुख ऑटोमोटिव बाजार हैं, विशाल घरेलू बाजार भौगोलिक रूप से भारत के करीब ही हैं। भारत यूरोप और लैटिन अमेरिका की पेशकश की तुलना में 10 से 25% कम लागत प्रदान करता है। इसीलिए भारत अन्य विनिर्माण देशों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धी है। निर्यात आयात पर न्यूनतम प्रतिबंध है, जो इसे एक अनुकूल व्यापार नीति बनाता है। इसके अलावा निर्यात उन्मुख इकाइयों और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आपको नोट्स बनाना है कि निर्यात करने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का बढ़ता एकीकरण ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग को और गति प्रदान कर रहा है। ऑटोमोटिव प्रशिक्षण संस्थानों और ऑटो डिजाइन केंद्रों, विशेषकर ऑटो पार्कों और ऑटो कंपोनेंट के लिए वर्चुअल SEZ जैसे सक्षम बुनियादी ढांचे की उपस्थिति, बढ़ती कामकाजी आबादी, बढ़ती हुई मध्यम वर्ग के प्रमुख मांग चालक बने रहने की संभावना है। भारत को फोर्जिंग, स्टैंपिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, वायरिंग, हार्नेस और इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्टर के निर्माण में प्रतिस्पर्धी माना जाता है। ये सब प्रमुख कारण हैं कि भारत में निवेश करने के प्रमुख अवसर हैं। कुशल कार्यबल का एक बड़ा पूल और एक मजबूत शैक्षिक प्रणाली निवेश के लिए सहायक कारक है। विश्लेषण, सिमुलेशन, इंजीनियरिंग, एनिमेशन जैसी गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित किए गए
सुधारित अनुसंधान एवं विकास संचालन और प्रयोगशालाएं अतिरिक्त निवेश संभावनाओं में मदद कर रही हैं। भारत में सोर्सिंग करने वाले ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की वृद्धि और ग्लोबल OEM का बढ़ा हुआ स्वदेशीकरण देश को एक पसंदीदा डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस में बदल रहा है। मेसर्स स्टैनली ब्लैंक एंड डेकर एक यूएस आधारित कंपनी है जिसका राजस्व 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मेसर्स स्टैनली ब्लैंक एंड डेकर ये भारत में जो है वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में काम कर रहा है। ये यांत्रिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है। इस कंपनी के भारत में 2 विनिर्माण संयंत्र हैं और आने वाले 6 वर्षों में भारत अपने परिचालन का विस्तार करने की उम्मीद कर रहा है, इसलिए प्रमुख निवेश का कारण बनता है। फेम इंडिया योजना का जो स्टेज 2 के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर के 38 मूल उपकरण निर्माता $1.3 टन के वैश्विक ऑटो कंपोनेंट के व्यापार में से भारत का हिस्सा जो है वो $15 मिलियन है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक ऑटो कंपोनेंट के अपने निर्यात को दोगुना कर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। ये ध्यान रखिएगा, 26 तक ऑटो कंपोनेंट का निर्यात को दोगुना करके अभी 15 मिलियन है, 26 तक इसको 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए 18 से 3% तक और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं के लिए 13 से 18% तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो कंपोनेंट के निर्माताओं के लिए 8 से 13% और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं के लिए 13 से 18% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे देश में लगभग 7.5 लाख नए उन्नत स्तर के रोजगार के अवसर सृजित करने में भी आसानी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 7.5 लाख नए रोजगार उन्नत स्तर के रोजगार के अवसर के सृजन करने की आसानी करेगा अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्र नीति की, राष्ट्रीय ऑटो नीति दिशा निर्देशों को निर्धारित करने और अनुमानित विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचे को सक्षम करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग में विनिर्माण और आयात को लाइसेंस और अनुमोदन से छूट दी गई है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग में ध्यान रखिएगा, विनिर्माण आयात को लाइसेंस और अनुमोदन से छूट दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016 से 26 तक एक क्षेत्र में आता है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना नाइट्रिप, ये जो अभी बनाई गई है इंदौर में, नेशनल ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नाइट्रिप। पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग में भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पहल है। ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रिप क्या है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख वैश्विक दक्षताओं को उत्पन्न करना, अत्याधुनिक परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना विकास करना। भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग को वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता में चलाकर निर्बाध एकीकरण को सक्षम करना, वैश्विक प्रदर्शन मानकों को अपनाने और लागू करने के लिए कुल 573 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। मुख्य फोकस कम लागत वाली विनिर्माण और उत्पाद विकास समाधान प्रदान करने में है। निवेश के अवसर कहां पर हैं? इंजन और इंजन के पुर्जे में निवेश कर सकते हैं। नई तकनीकी परिवर्तन, टर्बोचार्जर और कॉमन रेल सिस्टम पर हम काम कर सकते हैं। लघु से मध्यम अवधि में कर्षण हासिल करने के लिए हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं इंजन के बनाने में। नए डिजाइन के इंजन, नए तरह के इंजन,
ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग पार्ट्स में, बढ़ते यातायात डेंसिटी के कारण क्लच जैसे उपखंडों में प्रतिस्थापन, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावना है। वैश्विक खिलाड़ियों के प्रवेश से गियर और क्लच जैसे उपखंडों में प्रतिस्पर्धा तेज होने की उम्मीद है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग पार्ट्स, इस खंड में उच्च प्रतिस्थापन मांग देखने का अनुमान है, जिसमें जो खिलाड़ी निर्यात के अलावा प्रतिस्थापन और OEM खंडों में विविध ग्राहक आधार बनाए रखते हैं। वैश्विक खिलाड़ियों के प्रवेश से एक शॉक एब्जॉर्बर जैसे उपखंडों में प्रतिस्पर्धा तेज होने की संभावना है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते उपकरण की, प्रतिस्थापन बाजार में काम करने वाली कंपनियां वितरण नेटवर्क, ब्रांड छवि, उत्पाद पोर्टफोलियो और मूल्य निर्धारण नीति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। धातु की टुकड़े पर हम निवेश की बात कर सकते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में सीट मेटल पार्ट्स, बॉडी और चेसिस, फैन बेल्ट, प्रेशर डाई कास्टिंग, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट की बढ़ती मांग से निर्माताओं को फायदा होने की उम्मीद है। सीट मेटल पार्ट्स सब सेगमेंट में अग्रणी जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, यानी कि जो अग्रणी जो निवेशक हैं, अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने की प्रक्रिया में है। वहीं पे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन घटक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भविष्य जो इसी का है। तो भारत में कम लागत वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी मांग होगी आने समय में, जो कम दूरी के शहरी आवागमन लगभग 50 से 100 किलोमीटर प्रति ट्रिप के लिए उपयुक्त रहेगी और भारत में मानसून के मौसम में और गर्मियों में मजबूती से प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। निवेश की अगर अवसर की बात करें, जापान प्लस क्या है? एक रणनीतिक द्विपक्षीय पहल है जो भारत और जापान के बीच जापानी निवेश को बढ़ाने, सुविधा प्रदान करने और बनाए रखने के लिए द्विपक्षीय पहल है। वहीं पर इन्वेस्ट इंडिया ने शुरू से ही कंपनियों की मदद की और मेक इन इंडिया रोड शो के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट इंडिया ने शीर्ष नीति निर्माताओं और सरकारी हितधारकों के साथ विशेष सत्रों, बैठकों के माध्यम से FDI नीति, सोर्सिंग, GST आवेदन और अन्य लाइसेंसिंग से संबंधित सभी प्रश्नों को स्पष्ट करने का काम किया है। तो इन्वेस्ट इंडिया जो है वो काफी सहज तरीके से लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है और उनको नए नए समाधान बताती भी है। लास्ट में कौन कौन सी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में काम कर रही हैं या इन्वेस्ट कर रही हैं? तो एक आप देख रहे हैं ZF जर्मनी की है, एसिन सीकी कंपनी जापान की है, बॉस जर्मनी की है, कॉन्टिनेंटल इंजन USA का है, डेल्फी UK का है, डेंसो जापान का है, फैग डेल्फी डेंसो फैग जर्मनी का है, FAG कहते हैं इसको, मैग्नेटी मारेली इटली का है, TRW USA का है, वैलियो फ्रांस का है, वेबको जर्मनी का है, डेविड ब्राउन भारत फोर्ज, सेफलर, होंडा और MG मोटर। ये 14 ऐसे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री भारत में अग्रणी रूप ले रहा है और विश्व स्तर पर कैसे अपने आप को एक बड़े मार्केट के रूप में, एक बड़े प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा हो रहा है। भविष्य बहुत अच्छा है और खास करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत कुछ बड़ा काम कर सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन में हमारा क्या होगा, इसको जानने के लिए आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एक नए इंडिजनाइजेशन टेक्नोलॉजी पर और उसका नाम होगा इंडिजनाइजेशन इन एविएशन, यानी कि विमानन में भारत किस प्रकार से अपने आप को निजी तरीके से मेक इन इंडिया की तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए किस प्रकार से अग्रणी काम कर रहा है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।